बंगाल चुनाव के दौरान शुरू हुई हिंसा चुनाव परिणामों के बाद अपने चरम पर पहुंचती है। आगजनी, तोड़फोड़, हत्या और रेप जैसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेती हैं। शासन और प्रशासन बेबस दिखाई देते हैं, मानो मूक रूप से इन घटनाओं को समर्थन दे रहे हों। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार राजनीतिक हत्याओं में बंगाल का पहला स्थान है। बंगाल की राजनीति में हिंसा का इतिहास पुराना है, नया है तो पॉलिटिकल पार्टीज का हिंसा को देखने का नज़रिया। पार्टियां पहले देखती हैं हिंसा कहाँ हुई है, किसके साथ हुई है, सत्ताधारी पार्टी कौन सी है, राजनीतिक फायदा कितना मिलेगा, फिर तय करती हैं विरोध करना है या नहीं करना है। अपराध को अपराध की तरह देखना चाहिए, उससे सख्ती से निपटना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। कांग्रेस जैसी देशव्यापी पार्टियां जिन्होंने दशकों तक बंगाल में हिंसा के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है, अपने सैकड़ों समर्थकों को खोया है, वो भी आज हो रही मौतों पर चुपचाप तमाशा देख रही हैं। बंगाल की राजनीति में हिंसा को समझने के लिए आपको इतिहास में जाकर 1970 की उस घटना को याद करना पड़ेगा, जब लेफ्ट समर्थकों ने कांग्रेस समर्थक सेन बंधुओं की दिन दहाड़े निर्मम रूप से हत्या कर दी थी। बात हत्या पर नहीं रुकती है, उनका खून इकट्ठा किया जाता है, उसमें चावल पकाया जाता है जो कि जबरन उनकी मां को खाने पर मजबूर किया जाता है। उनका जुर्म सिर्फ इतना था कि उन्होंने लेफ्ट के कहने पर कांग्रेस छोड़कर लेफ्ट को ज्वाइन नहीं किया था। अब इस घटना के माध्यम से आप बंगाल की राजनीति में हिंसा को समझ सकते हैं। विपक्षियों पर हमले होते आए हैं, कार्यकर्ताओं के घर जलते आए हैं, उनकी मौतें होती रही हैं। देश में चुनाव भी होते रहते हैं, चुनाव में हार जीत लगी रहती है। चुनाव की जीत में जश्न होना चाहिए, तांडव नहीं। पर इन पार्टियों के साथ समस्या ये है कि जब तक विपक्ष में रहेंगी तब तक प्रजातंत्र का रोना रोएंगी, पर सत्ता हासिल होते ही विपक्षियों पर हमले करवाएंगी, उनके घर जलाएंगी, उनके दफ्तर तोड़ेंगी। ये हिंसा की घटना बंगाल में चलती आई है और ऐसा लगता है चलती रहेगी। तमाम दलों के नेता, पत्रकार तथा कथित किसान नेता जिन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई तक रोकने का प्रयत्न किया था, ममता जी को जीत की बधाई दे रहे हैं। अभी हमारे कांग्रेस के एक बड़े नेता ने ममता जी को लक्ष्मीबाई की उपाधि दी है। बस मैं आपको इतना याद दिलाना चाहूँगा, लक्ष्मीबाई ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। अपने निजी स्वार्थों के लिए उन्होंने दंगे नहीं करवाए थे, लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं किया था। पर इन सब के बावजूद इन पार्टियों में कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि राजनीति में हिंसा नहीं होनी चाहिए, राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं है। पर इन पार्टियों से ऐसी उम्मीद रखना बेईमानी है। पिछले कुछ सालों में विपक्ष का एक नया चेहरा दिखाई देता है। हर मुद्दे पर बंद बुलाया जाता है, धरना करवाया जाता है, देश में आग लगाई जाती है। यहाँ तक कि ये पार्टियाँ रेप जैसे घिनौने अपराधों पर भी राजनीति करती हैं। हाथरस में हुई घटना का जमकर विरोध होगा, नारे लगाए जाएंगे, जुलूस निकाला जाएगा, लेकिन बलरामपुर की घटना पर खामोश रहेंगे, क्योंकि वहाँ अपराधी एक समुदाय विशेष के लोग हैं और ऐसा करने से वोट बैंक की राजनीति को खतरा पहुंचता है, वोट बैंक को नुकसान होता है। इसीलिए हम चुप रहेंगे। हम एक जगह की घटना का विरोध करेंगे पर दूसरी जगह की घटना का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी राजनीति को सूट नहीं करता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मैं आपका ध्यान चाहूँगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारा संविधान सभी को देता है। उसी अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत लोग प्रधानमंत्री के लिए नाली का कीड़ा, यमराज, मौत का सौदागर जैसे संबोधनों का प्रयोग करते हैं। पर वहीं जब उसी अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल करके कंगना रनावत कुछ कहती हैं तो उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। लोग उनके साथ काम न करने की कस्में खाने लगते हैं, उनके खिलाफ बॉयकॉट मूवमेंट शुरू हो जाता है, लोग उन्हें धमकियां देने लगते हैं। उन्होंने सही कहा या गलत कहा, यह चर्चा का विषय है, इस पर बहस हो सकती है, पर ऐसा कहने वाली वो इकलौती नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ दोहरी मानसिकता को उजागर करना है। अंत में मेरी आप सभी से यही गुजारिश है, आप किसी भी धर्म, संप्रदाय, पंथ और विचारधारा के समर्थक हों, हिंसा के मुद्दे पर आपको एकजुट होकर आवाज़ उठानी चाहिए। डेमोक्रेसी में हम रहते हैं तो ये हमारा नैतिक और सामाजिक दायित्व है।